Hello everyone, today I am presenting important questions for REET exam for both level 1 and level 2। इससे पहले हमने सेट 8 तक बहुत सारे important questions को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज का सेट 9। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रिंसिपल की बात हो रही है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट का प्रिंसिपल क्या है, उसमें कंटिन्यूटी होती है, वो उस सीक्वेंस में होता है, वो ग्रेजुअल होता है, बट वो रिवर्सिबल नहीं होता। डेवलपमेंट कभी भी स्टॉप नहीं होता और ना ही वो कभी रिवर्स्ड होता है। वो वूम टू टूम चलने वाला प्रोसेस है कि एक जो बच्चा है अगर उसका बर्थ हुआ है, एक बच्चा है अगर वो वूम में है तो उस स्टेज में भी प्री नेटल स्टेज से ही उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और अडल्टहुड तक लेटर तक वो चलता रहता है, टूम तक वो चलता रहता है। जब तक उस इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती, डेथ नहीं हो जाती, तब तक वो चलता रहता है। इसलिए यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा करेक्ट वो है ऑप्शन नंबर ए, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो लर्निंग क्या है, इट इज गोल डायरेक्टेड, सही बात है। इट इज एन एक्टिव प्रोसेस, ये भी सही बात है। इट स्टॉप्स एट ए पार्टिकुलर स्टेज, या इट इज इंडिविजुअलिस्टिक, तो हर इंडिविजुअल की अलग तरीके से लर्निंग होती है, तो ये भी सही है। बट लर्निंग कभी भी किसी भी स्टेज में स्टॉप नहीं होती, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ना ही लर्निंग ना ही डेवलपमेंट कभी भी स्टॉप नहीं होते। ग्रोथ एक पार्टिकुलर स्टेज पे जाके स्टॉप हो सकती है, बट लर्निंग और डेवलपमेंट कभी भी स्टॉप नहीं होते, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इलोक्वेंट एंड इन्फ्लुएंशियल फिगर इन एजुकेशनल प्रोग्रेसिविज्म वाज। तो वो थे जॉन डे। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जॉन डे ने क्या किया था, इन्होंने एडवोकेट की थी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड ही इज नोन एज द फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जिसके अंदर क्या फोकस किया जाता है, फोकस किया जाता है कि जो हमारी क्लासरूम्स है उसके अंदर डेमोक्रेसी रहे। क्लासरूम में जो डेमोक्रेसी है उसकी इंपोर्टेंस पे फोकस करते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन के थ्रू, और चाइल्ड सेंटर्ड की यहाँ पे बात की जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन डेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एक्ट यानी RTE एक्ट 2009 डजंट प्रोहिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे RTE एक्ट 2009, तो इससे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब ये एक्ट लागू हुआ था। तो ये एक्ट आया था 1 अप्रैल 2010 में, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी इसको बोला जाता है RTE एक्ट 2009 क्योंकि 2009 में पार्लियामेंट में इसके ड्राफ्ट को मंजूरी मिली थी कि हाँ ऐसा एक्ट आना चाहिए, बट ये एक्ट आया था, प्रॉपर जो इम्प्लीमेंट हुआ था वो हुआ था 2010 में। तो किस चीज को प्रोहिबिट नहीं करता है, नॉन एडमिटेड चाइल्ड टू बी एडमिटेड टू एन एज अप्रोप्रिएट क्लास। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इन्होंने किस चीज की मना की गई है RTE एक्ट में, यहाँ पे स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन इसकी मना की गई है, या जो प्राइवेट ट्यूशंस लेते हैं टीचर्स इसकी भी मना की गई है, एंड फिजिकल पनिशमेंट, मेंटल हैरेसमेंट, इन सब की मना की गई है। लेकिन अगर आप किसी भी बच्चे को एक उसकी एज के अकॉर्डिंग किसी क्लास में एडमिशन दे रहे हो, एज अप्रोप्रिएट क्लास में एडमिशन दे रहे हो, तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसको फेवर किया था RTE एक्ट ने, बट यहाँ पे क्या है, हमें बताना है कि किससे प्रोहिबिट नहीं किया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in which of the following stage of Piaget's theory a child believes that almost everything is alive and has a purpose। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं एनिमिज्म की। एनिमिज्म के अंदर बच्चा यही सोचता है कि जो भी चीज है उसमें वो लिविंग है। अगर उसे कोई सोफा भी दिखाई देता है और सोफे को वो कुछ लग जाता है तो उसे लगता है कि सोफे को चोट लगी है, उसकी डोल को चोट लगी है। तो ऐसी कंडीशन में उसको क्या है, वो एनिमिज्म यहाँ पे आ जाता है बच्चे के अंदर। वो हर चीज को ये समझता है कि वो लिविंग है। तो ये किस स्टेज में होता है, ये स्टेज में होता है जहां पे आप बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी ऑप्शन नंबर बी। इसके अंदर बच्चे के अंदर एनिमिज्म डेवलप होता है और यहीं पर लैंग्वेज भी डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
The highly efficient form of learning approach on which Bandura and Wolters focused is, जहां पे भी बंदूरा की वोल्टर्स की बात आए तो वहां पे उन्होंने फोकस किया है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या इमिटेशन लर्निंग पे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहां पे बच्चा दूसरे लोगों को सीख के उन्हें इमिटेशन करके उनका तब नई चीजें सीखता है, फॉलो करता है दूसरे लोगों को। मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट भी यहीं पे दिया गया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की प्राइवेट स्पीच एक्ट्स एज अ टूल यूज्ड बाय डेवलपिंग चिल्ड्रन टू फैसिलिटेट। तो यहाँ पे क्या है, जब वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच का कॉन्सेप्ट दिया था, जब बच्चा कोई भी काम कर रहा है, जैसे क्या ये काम सही कर रहा हूँ, क्या मुझे टेस्ट देना चाहिए, आपस में बच्चा अपने आप से ही बात करता है। जब वो अपने आप से बात करता है उसी को हम प्राइवेट स्पीच पियाजे ने बोला है। और यहाँ पे क्या है, जो भी टास्क है उसके ऑब्स्टेकल को बच्चा ओवरकम करता है, उसकी इमेजिनेशन बढ़ती है, वो खुद से बात करके बहुत सारी चीज़ों को इमेजिन करता है, उसकी कॉन्शियस अवेयरनेस जो है वो बढ़ती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों ही प्राइवेट स्पीच के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, और बच्चे क्या है, प्राइवेट स्पीच के थ्रू अपने ही एक्शंस को गाइड करता है कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, खुद ही वो अपने आप को गाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड फॉर अ डॉक्टर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 8th का ए, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। अब ये लॉजिकल इंटेलिजेंस हमारी रिलेट करती है, तो ये जो लॉजिकल इंटेलिजेंस है या मैथमेटिकल, इससे हम समझ सकते हैं कि एक ऐसी एबिलिटी है जो प्रोसेस करती है लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ इंफॉर्मेशन को, कॉम्प्लेक्स रीजनिंग को एंड पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना, ये सब चीज़ों को ये देखती है। इसके अंदर ये चीज़ें आती है, लॉजिक आता है, मैथ्स की कैलकुलेशन, ये सब आता है। तो जो इसमें अच्छा होता है उसकी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस अच्छी होती है। तो ये इसमें लोग आते हैं जैसे साइंटिस्ट हुआ, मैथमेटिशियन हुआ, डॉक्टर्स हुए, वो सब। तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी नेचुरल इंटेलिजेंस में जो इन्वायरमेंटलिस्ट है, जो नेचर की केयर करते हैं, नेचुरली उनके अंदर होता है, गार्डनिंग का शौक होता है, वो सब लोग आते हैं। इंट्रापर्सनल जो अपने बारे में अच्छे से जानते हैं, अपने बारे में वो समझते हैं, उन्हें अपना पूरा ज्ञान होता है एक तरीके से। इंटरपर्सनल जो दूसरों के बारे में अच्छे समझ पाते हैं, जैसे काउंसलिंग देने वाले जो काउंसलर होते हैं, वो सब इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टीचर शुड नॉट प्रेजेंट करिकुलर मटेरियल दैट कंटेन जेंडर स्टीरियोटाइपिंग बिहेवियर। तो बिल्कुल सही है, आपको कोई भी ऐसी मटेरियल प्रेजेंट नहीं करना है जो जेंडर स्टीरियोटाइप को शो करे। डिस्प्ले डिफरेंट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मेल्स एंड फीमेल, ये भी नहीं करना है, हमें सेम एक्सपेक्टेशन रखनी है, क्योंकि आपके क्लास में आपके आगे कोई मेल फीमेल नहीं बैठा है, कोई स्टूडेंट बैठे और स्टूडेंट सबके लिए इक्वल होने चाहिए। एक टीचर के लिए सारे स्टूडेंट इक्वल होने चाहिए, तो सबसे उसे एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। इस तरह मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ ए एंड बी। ये चीजें टीचर को नहीं करनी चाहिए। बाकी क्या है, गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल स्टूडेंट टू परफॉर्म इन स्कूल एक्टिविटीज। तो ये बिल्कुल सही बात है, इसी टीचर को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिल्ड्रन विद ऑटिज्म आर। तो जो भी चिल्ड्रन होते हैं जिन्हें ऑटिज्म होता है, तो ऑटिज्म क्या है, ऑटिज्म एक सीरियस डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है जो इम्पेयर कर देता है हमारी एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट। वो एबिलिटी हमारे अंदर नहीं रहती है। एंड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर impacts the nervous system and it affects the overall cognitive, emotional, social and physical health of the individual जिसको भी ऑटिज्म होता है। और इसके सिम्टम्स की बात करें तो ये इंक्लूड करता है डिफिकल्टी विद कम्युनिकेशन, डिफिकल्टी विद सोशल इंटरेक्शन, अनएबल टू मेक आई कॉन्टेक्ट विद अदर्स। तो ये सब चीजें इसके अंदर आती है। यहाँ पे बच्चा बिल्कुल भी सोशल नहीं हो पाता, जिसको भी ऑटिज्म है उस इंसान सोशल नहीं हो पाता, एकदम इंट्रोवर्ट रह जाता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि वो कभी भी आई कांटेक्ट नहीं बना पाता, उसे इशू होता है इस आई कांटेक्ट बनाने में दूसरे लोगों से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन IQ स्कोर रेंजेस फ्रॉम। यहाँ पे मेंटल रिटार्डेशन की बात आई, मॉडरेट और भी तरीके के रिटार्डेशन होते हैं, एडुकेबल मेंटल रिटार्डेशन। तो इसको समझने के लिए आप ये चीज देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने रेंजेस लिखी है और कौन कौन से रिटार्डेशन किस रेंज में आते हैं। तो माइल्ड रिटार्डेशन की बात करें तो 50 to 70 IQ की रेंज में आता है, और ये ऐसे लोग होते हैं जिनको आप एडुकेट कर सकते हो।
एजुकेशन दे सकते हो, ये होते हैं एडुकेबल मेंटली रिटार्डेड पीपल। नेक्स्ट इज मॉडरेट रिटार्डेशन, ये होता है 35 to 50 IQ की रेंज में, और ये इनको आप ट्रेन कर सकते हैं बेसिकली। थर्ड होते हैं सिवियर रिटार्डेशन, जो 20 to 36 IQ रेंज के बीच में होते हैं, और इनको आपको कस्टडी में रखना होता है, इस तरीके से मेंटली रिटार्डेड होते हैं। फिर आते हैं प्रोफाउंड रिटार्डेशन, जो बिलो 20 आता है, और इनको भी अगेन आपको कस्टडी में ही रखना पड़ेगा। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन IQ स्कोर रेंज कहां से कहां तक होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 35 to 50। बाकी आपसे माइल्ड का भी पूछा जा सकता है, या प्रोफाउंड का, सेवियर का भी पूछा जा सकता है, या इस तरीके से पूछा जा सकता है कि एडुकेबल मेंटली रिटार्डेशन किस IQ रेंज में आएगा, तो ये सब। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 11th का ऑप्शन नंबर ए, 35 to 49। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्लो लर्नर। तो यहाँ पे क्या है, लिमिटेड कोग्निटिव कैपेसिटी, तो बिल्कुल सही है, उनकी बहुत कम कोग्निटिव कैपेसिटी होती है, बहुत कम चीजों को समझ पाते हैं, मेमोरी भी बहुत पुअर होती है। एंड आगे क्या है, एबिलिटी टू एक्सप्रेस थ्रू लैंग्वेज और लैक ऑफ कंसंट्रेशन इन द क्लास। तो यहाँ पे क्या होगा, वो कंसंट्रेशन भी नहीं दे पाते क्लास के अंदर, कोई चीज को ध्यान से सुनना ऐसा वो नहीं कर पाते। बट एबिलिटी टू एक्सप्रेस थ्रू लैंग्वेज, तो ये स्लो लर्नर कर सकता है कि वो एक्सप्रेस कर पाए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये कैरेक्टर नहीं है एक स्लो लर्नर का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया आप समझ ले, जो ग्राफिया है रिलेट करता है राइटिंग से, तो एक ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटी है ये जो अफेक्ट करती है हमारी राइटिंग एबिलिटीज को। और इससे क्या है, बच्चा किस किस चीज में प्रॉब्लम फेस करता है, स्पेलिंग में, राइटिंग में, या अपने बच्चे को अगर आपने बोल दिया कि आप अपने थॉट्स लिखो, किसी भी टॉपिक को लेके आपके मन में क्या थॉट्स आ रहे हैं, तो उनको ऑन पेपर उसे लिखने में डिफिकल्टी आएगी। बाकी डिस्ग्राफिया के सिम्टम्स की बात करें तो इसमें क्या है, हैंडराइटिंग स्लो हो जाती है, इलिजिबल यानी कि इनकंसिस्टेंट राइटिंग होती है, एकदम कंसिस्टेंटली बच्चा नहीं लिख पाता, एंड मिक्स्ड अपर एंड लोअर केस, ये चीजें इसके अंदर आती है। तो अब यहाँ से पूछा गया है कौन सा सिम्टम नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेजिबल राइटिंग। एक नॉर्मल बच्चा ही लेजिबल राइटिंग कर पाएगा, क्योंकि आपको कंसिस्टेंटली लिखना है, तो इंसान नॉर्मल है तो वो लिख पाएगा। बाकी उसको डिसेबिलिटी है तो उसकी इलिजिबल राइटिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट डज नॉट बिलोंग टू गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो आपने सुना होगा मैक्स वर्देमीर, या वोल्फगैंग कोहलर और कुर्फकोफ। ये तीनों के तीनों ही गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट थे। बाकी होवार्ड गार्डनर, इन्होंने तो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी थी, तो ये हमारे गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट नहीं थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए स्टूडेंट फेल्स देन, अगर कोई स्टूडेंट फेल होता है तो उससे आप क्या समझते हैं कि सिस्टम फेल हुआ है, या टीचर का वो फेलियर है, या टेक्स्ट बुक का फेलियर है, या स्टूडेंट का फेलियर है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये पूरे सिस्टम का फेलियर है। और एनसीएफ ने भी बात की है कि जो सिस्टम है, ऐसे केस में सिस्टम फेल हो जाता है कैटरिंग द नीड्स ऑफ द चाइल्ड की जो भी नीड है वो उसको कैटर नहीं कर पाते, तभी बच्चा फेल होता है, और यही रीजन है कि सिस्टम भी हमारा फेल माना जाता है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ कल्चरली कंस्ट्रक्टेड पीरियड दैट जनरली बिगिंस एट individual reach sexual maturity and end when they establish an identity as an adult। तो सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है और जब एक अडल्ट बन जाते हैं तब वो एंड होता है, तो वो कौन सी स्टेज है ये पूछी गई है। अब जो हमारा लेटर चाइल्डहुड होता है, थोड़ी थोड़ी मैच्योरिटी बच्चे में उसी से आनी शुरू हो जाती है सेक्सुअल मैच्योरिटी, बट जो सही मायने में वो रीच करता है सेक्सुअल मैच्योरिटी की ओर तो वो आती है एडोलेसेंस में। फिर इसी पीरियड के एंड में जाके वो एक आइडेंटिटी स्टैब्लिश करता है एज एन अडल्ट, वो बड़ा हो जाता है बच्चा, बोलते हैं काफी बड़ा हो गया है, तो उसके बाद फिर अडल्टहुड आता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अडोलेसेंस, या अडोलेसेंस पीरियड की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, यानी बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो आपको पता है हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी रेफर्स टू जीन्स वन इनहेरिट्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स, एंड इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट जो भी थिंग्स है, जो भी चीज हम लर्न करते हैं अपनी सराउंडिंग से, वो सभी इन्वायरमेंट है।
तो दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आपकी पर्सनैलिटी बनेगी, एक ह्यूमन की पर्सनैलिटी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग पर्सपेक्टिव वाज गिवन बाय वाइगोत्स्की। तो कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म ये दिया था जीन पियाजे ने। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म यानी सोसाइटी में एक दूसरे से इंटरेक्ट करके चीजें कम्युनिकेट करके ही बच्चा सीखता है, वहीं से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, ये कॉन्सेप्ट दिया था वाइगोत्स्की ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन बेटर देन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक जो आपके अंदर से आता है, जिसमें आपको किसी भी तरीके के रिवॉर्ड्स की जरूरत नहीं है, आप खुद ही सेल्फ फोकस्ड होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं किसी भी काम को करने के लिए। और एक्सट्रिंसिक में क्या है कि आप किसी एक्सटर्नल रिवार्ड के लिए कुछ करते हैं। जैसे कोई बच्चा है, उसको 10th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, लेकिन उसका रीजन है कि उसके पेरेंट्स उसको मोबाइल फोन देंगे अगर उसने अच्छे मार्क्स लाए। तो ऐसे में क्या है, वो एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के साथ पढ़ाई कर रहा है। तो अब इंट्रिंसिक जो मोटिवेशन है उसको बेटर क्यों माना गया है, तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये सेल्फ लर्निंग को एक्सेलरेट करता है। बच्चा यहाँ पे सेल्फ मोटिवेटेड होता है और सेल्फ लर्निंग उसके खुद से होती है। बाकी उसमें ऐसा नहीं है कि चिल्ड्रन इसमें फियर से सीखते हैं या पीयर लर्निंग प्रमोट होती है या स्टूडेंट का डिसिप्लिन बढ़ता है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट है, सेल्फ लर्निंग स्टूडेंट की बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू BF स्किनर लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एज एन आउटकम ऑफ इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट, क्योंकि इमिटेशन और रीइंफोर्समेंट की ही बात की थी BF स्किनर ने, उन्होंने थ्योरी दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग की। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये रहे हमारे 20 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो रीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि सबके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।